नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने देखा बहुत ही अच्छे 5 क्वेश्चन आए थे जो कि हमने सॉल्व किए। बहुत इजी वे में आपने क्वेश्चंस को समझा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। HSC PGT CS स्क्रीनिंग एग्जाम जो कि मार्च 2016 में हुआ था, उसी के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूँ बहुत ईजी वे में। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को सुनिएगा जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल पाए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, जिसमें यहाँ पर पूछा हुआ है कि एक फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री दी हुई है। डाटा स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें यहाँ पर बहुत सिंपल से वे में पूछा हुआ है कि जो वर्टिसेस है अदर देन रूट, यहाँ पर रूट के अलावा जितने भी वर्टिसेस है उनकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आपको फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री पता है तो। देखिए, फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री हमारी कौन सी होगी। फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है हमारी, जैसे कि यहाँ पर कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री दोनों का कंबाइन करके इसने बनाया हुआ है कंसेप्ट। तो यहाँ पर मैं एक ट्री बनाता जा रहा हूँ। कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है जो कि लास्ट लेवल को छोड़ के सारा का सारा फुल होता है, कंप्लीट होता है, जिसको हम ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी बोलते हैं। और फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब है जो कि फुल बाइनरी ट्री भी होगी और कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होगी। तो यहाँ पर मैंने एक ट्री बनाई है जो कि फुल भी है और कंप्लीट भी है। कंप्लीट कैसे है, यहाँ पर लास्ट लेवल तक ये फिल होता जाता है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया, लेफ्ट पहले फिल होगा, फिर राइट फिल होगा, फिर उसके बाद कोई भी नोड इंसर्ट करना है तो वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट का लेफ्ट चाइल्ड ही होगा, उसके बाद राइट, देन नेक्स्ट नोड का लेफ्ट और राइट। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी होती है हमारी। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, जिसमें एवरी नोड, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन देखा था, फुल बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें एवरी नोड हैज 0 और 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हर एक नोड के या तो एक भी चिल्ड्रन नहीं है या 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फुल बाइनरी ट्री। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि दोनों प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। ये एक ट्री है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रूट के अलावा जितने भी वर्टिसेस है, तो रूट को मैं छोड़ देता हूँ, उसके अलावा जितने भी वर्टिसेस है, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, इनकी डिग्री निकालनी है। तो डिग्री मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो इस नोड की डिग्री कितनी होगी, डिग्री होती है जितनी नंबर ऑफ एजेस कनेक्ट होती है किसी भी पर्टिकुलर नोड पे। ठीक है, तो इस वर्टेक्स की डिग्री होगी, एक तो ये वाली डिग्री हो गई, एक ये और एक ये, तो इसकी डिग्री हो गई 3। इसी तरह से इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 3। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 1। तो कोई भी आप फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री ले लेना, हर एक नोड रूट के अलावा, इसने क्वेश्चन में मेंशन है, ये ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट था इसका, रूट के अलावा जितने भी वर्टिसेस है उनकी डिग्री क्या होगी। तो या तो उसकी डिग्री होगी 3 या उसकी डिग्री होगी 1। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, मीनिंग पता है, तो सोल्व कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 होगा या 3 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है जो कि 7th क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इसके अंदर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर ए रियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f of x, f of a into f of b that is less than 0, then f of x has dash in, यहाँ पर जो बेसिकली है ये स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब है ए और बी के बीच में ही इंटरवल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। बेसिकली एफ ऑफ एक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इससे रिप्रेजेंट करते हैं x का जो पॉइंट है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल से वे में यहाँ दिया हुआ है एफ ऑफ a इंटू में एफ ऑफ b। ये क्या है, लेस देन 0 है, और लेस देन 0 का मतलब है वो नेगेटिव वैल्यू होगी, तभी वो लेस देन 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ऑफ वे अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है एफ ऑफ बी पॉजिटिव होगा, तभी दोनों का मल्टीप्लाई करके नेगेटिव वैल्यू आएगी। दूसरा केस क्या बनेगा, ये पहला केस बन गया। सेकंड केस क्या बनेगा, अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव वैल्यू है तो एफ ऑफ बी क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमेशा दो ही केस बनेंगे इस टाइप की सिचुएशन में, एक नेगेटिव वैल्यू है और एक पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आएगा जो कि लेस देन 0 होगा। दूसरा केस होगा पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर
इसको जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो यहां पर एक्स एक्सिस पर ये लाई करना चाहिए, और एक्स एक्सिस पर लाई करने के लिए यहां पर हम कंडीशन लगाएंगे। पहला पॉइंट, ये वाई एक्सिस है बेसिकली और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ ए नेगेटिव है, एफ ऑफ ए नेगेटिव है मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहां पर कहीं ना कहीं लाई करेगा नेगेटिव वैल्यू। ये नेगेटिव वैल्यू होती है -1, -2, -3, -4, ठीक है। और एफ ऑफ बी अगर पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी अगर पॉजिटिव है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यहां पर कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट है ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट है ये, इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा एक्स के पॉइंट पर, ठीक है। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि इसके अंदर कितने रूट्स बनेंगे, ओड नंबर ऑफ रूट होंगे, कोई भी रूट नहीं होगा, इवन रूट होगा, या मे और मे नॉट हैव ए रूट होंगे। तो मैं आपको बता दूं ये चारों के चारों ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, पॉजिटिव ऊपर होगी और नेगेटिव नीचे होगी, तो भी कोई ना कोई रूट बनेगा। तो इसका जो आंसर है वो बनेगा एटलीस्ट 1 रूट। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एटलीस्ट 1 रूट। एटलीस्ट 1 रूट का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक रूट होगा। तो ओड नंबर ऑफ रूट तो नहीं हो सकता। ओड नंबर ऑफ रूट का मतलब क्या है, 1, 3, 5, 7, इस तरह से नंबर ऑफ रूट्स बने। इवन नंबर ऑफ रूट का मतलब है 2, 4, 6, 8। तो एटलीस्ट 1 रूट में इवन भी आ जाएगा और ओड भी आ जाएगा, तो दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो गए। और एटलीस्ट 1 में नो रूट भी गलत हो गया, कोई ना कोई रूट होगा ही होगा, तभी तो इसने आंसर आ रहा है एटलीस्ट 1 रूट। और मे नॉट हैव ए रूट, मे नॉट हैव ए रूट इसका मतलब है कोई भी रूट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो चारों ही ऑप्शन हमारे रॉन्ग है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर आना चाहिए था एटलीस्ट 1 रूट, ठीक है, एटलीस्ट 1 रूट। या दूसरा आंसर हो सकता है इसका एग्जैक्ट 1 रूट। ये भी अगर ऑप्शन में है एग्जैक्ट 1 रूट, तो एक रूट भी इसमें आंसर करेक्ट है। तो या तो एग्जैक्ट 1 रूट आएगा इसका आंसर, या आएगा एटलीस्ट 1 रूट, ठीक है। तो बेसिकली ये चारों ऑप्शन जो है वो गलत दे रखे हैं एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैलिंड्रोम से रिलेटेड। ये ऑटोमेटा का पार्ट है बेसिकली। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पैलिंड्रोम कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज बाय। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है पैलिंड्रोम को हम किस तरह से, कौन सा मेथड है जिससे हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो पैलिंड्रोम मैं आपको बता देता हूं, ये ऑटोमेटा का पार्ट है। तो एक लैंग्वेज होती है हमारी, जिसमें लैंग्वेज दी हुई है, मान लीजिए लैंग्वेज दी हुई है a⁻, A, B, C, B, A, इस टाइप से कोई भी स्ट्रिंग है, या A, या B, इस टाइप से कोई भी आपको दी हुई है लैंग्वेज के अंदर। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं W ट्रांसपोज वेयर W इज बिलोंग्स टू A, B का क्लोजर। ये बेसिकली ऑटोमेटा का पार्ट है। इसमें क्या होता है, ये लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज को सॉल्व किया, W की वैल्यू A रखी, B रखी, इस टाइप से रखने के बाद ये लैंग्वेज जनरेट हो गई। तो इसको बोलते हैं हम पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट सेम होता है, सेकंड फर्स्ट और सेकंड लास्ट सेम होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं पैलिंड्रोम को कौन सा ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो होता है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा में एक मशीन आती है FSM। FSM क्या होता है, फाइनाइट स्टेट मशीन। फाइनाइट स्टेट मशीन इज सिमिलर टू द फाइनाइट ऑटोमेटा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेशन है कि ये नंबर ऑफ कंपैरिजन को फाइंड आउट नहीं कर पाता, इसके पास स्टैक नहीं होता। तो PDA जो होता है वो रिकॉग्नाइज कर देता है, ठीक है, पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज कर देता है। मगर क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा है मेथड जो कि पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, वो आंसर आ जाएगा हमारा FSM, ठीक है। ये PDA, पोस्ट मशीन, ट्यूरिंग मशीन, दीज आर द सुपर सेट ऑफ द FSM। FSM इज द सबसेट ऑफ ऑल द ऑप्शंस। सो बेसिकली FSM में लिमिटेशन थी कि वो पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था, ठीक है।
तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ए। क्लियर। नेक्स्ट है लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो। 9th क्वेश्चन और इस वीडियो का 4th क्वेश्चन। इसमें पूछा हुआ है, इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हम कैसे, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा हुआ है लेट कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए बी 16। देखिए कार्डिनलिटी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेट ए दे रखा है जिसके अंदर ये दे रखा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 16 एलिमेंट्स है, ठीक है। बहुत इजी वे में मैं आप क्वेश्चन को समझाने वाला हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस अंडर सम इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए बी 4। तो यहां पर देखिए बेसिकली होता क्या है, मैं इस क्वेश्चन को ना लेके क्वेश्चन से आपको सिंपल सा वे में समझाने वाला हूं। ए के अंदर मान लीजिए 3 एलिमेंट है 1 2 3 और एक रिलेशन है उसके अंदर पेयर दे रखे हैं 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 2 3 3 2 और दे रखा है आपको मान लीजिए 1 3 3 1, ठीक है जी। ये आपको एक रिलेशन दे रखा है। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है पहली चीज तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट है सेट के अंदर, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है पहला एलिमेंट है 1 तो 1 1 एग्जिस्ट करना चाहिए, बिल्कुल कर रहा है। दूसरा एलिमेंट है 2 2 2 एग्जिस्ट करना चाहिए, बिल्कुल कर रहा है। तीसरा एलिमेंट है 3 3 3 एग्जिस्ट करना चाहिए। मान लीजिए कोई भी एक पेयर एग्जिस्ट नहीं करता होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ठीक है। तो 1 1 भी कर रहा है, 2 2 भी कर रहा है, 3 3 भी कर रहा है। 3 एलिमेंट थे सेट के अंदर, तीनों के तीनों पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है अगर a कोमा b है तो b कोमा a भी होना चाहिए। तो 1 1 तो ऑब्वियस सी बात है 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 होगा। 2 3 का अपोजिट 3 2 एग्जिस्ट करना चाहिए, बिल्कुल कर रहा है। 3 2 का अपोजिट 2 3 करना चाहिए, ये भी कर रहा है। इसी तरह से 1 3 का अपोजिट 3 1 एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल। 3 1 का अपोजिट 1 3 एग्जिस्ट कर रहा है। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है सिमेट्रिक के कॉरस्पॉन्डिंग, तो सिमेट्रिक भी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रांजिटिव। तो तीनों प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। ये होती है प्रॉपर्टी हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर हम चेक कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर a कोमा b है, b कोमा a b कोमा c अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इफ ये दोनों कंडीशन है तो a कोमा c भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये हमें चेक करना होता है। तो a कोमा c, ये c है बेसिकली, ठीक है। तो a कोमा c, अब यहां पर देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, b, तो b होना चाहिए। जैसे 2 3 3 2 कॉमन एलिमेंट आ गया 3 3 तो 2 2 होना चाहिए, बिल्कुल है। 1 3 3 1 तो 1 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। तो इस तरह से हमें पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो दूसरी कंडीशन चेक करनी है, तो ये होता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भी इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। अगर किसी भी रिलेशन में तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। समझ में आया बात। इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। यहां पर क्वेश्चन में गिवन है इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, मेन जो कंसेप्ट है ना वो है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर ये क्वेश्चन है। इक्विवेलेंस क्लास के लिए कंडीशन होती है कि सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, जो कि हमने निकाल लिया। अब इक्विवेलेंस क्लास आप हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हो, जितने भी एलिमेंट आपके सेट के अंदर है। तो सेट के अंदर क्या क्या है, 1 2 और 3। तो इक्विवेलेंस क्लास को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या कहता है, इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट आएंगे जो रिलेशन के अंदर रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब होता है, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, हमेशा ध्यान रखना ये डायरेक्टेड होता है। 1 1 का मतलब है 1 से 1 की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैं यहां पर बताऊं 2 3 तो 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं, 3 से 2 की तरफ नहीं जा रहे, इसका मतलब ये है। समझ में आ रही है बात। तो ये डायरेक्टेड होता है, अनडायरेक्टेड नहीं होता। 3 2 का मतलब है 3 से 2 की तरफ जा रहे हैं, 2 से 3 की तरफ नहीं आ रहे हो। समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम हर एक इक्विवेलेंस क्लास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 डायरेक्टेड टू 1, तो 1 इक्विवेलेंस क्लास के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब
ये बेसिकली ए कोमा बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ए का हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो बी है वो इक्विवेलेंस क्लास में आता जाएगा। ठीक है, तो 1,3 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 किससे डायरेक्ट कर रहा है, 3 से, तो 1 के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो 1 1 के पेयर हमने देखे, लेफ्ट में 1 जहां भी है, एक तो ये था, एक ये था, तो 1,1 के लिए तो 1 आ गया, 1 डायरेक्ट हो रहा है 3 से, तो 3 आ गया। तो 1 इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या आ गया, 1 और 3। इसी तरह से 2 की इक्विवेलेंस क्लास अगर हम निकाले तो 2,2 है, तो 2 डिफाइन हो रहा है 2 से, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 डायरेक्ट कर रहा है 3 को, तो 3 भी आ जाएगा। और कोई तो नहीं है, नहीं है, तो 2,3 आ जाएगा। इस तरह से हम इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट्स को निकालते जाते हैं। 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 3 का इक्विवेलेंस क्लास होगा, 3 डिफाइन कर रहा है 3 को, तो 3 आ जाएगा, कोमा 3 डिफाइन कर रहा है 2 को भी, तो 2 भी आ जाएगा, और 3 डिफाइन कर रहा है 1 को भी, तो 1 भी आ जाएगा। ठीक है, तो 3 थर्ड के लिए जो इक्विवेलेंस क्लास में एलिमेंट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 1 2 3। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंस क्लासेस को के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो अभी वापस इसी क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कार्डिनलिटी दी हुई है सेट ए की जिसमें 16 एलिमेंट है। तो ये हमें दिया हुआ है एक सेट है ए जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 16 एलिमेंट, एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास अंडर सम इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए बी 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंस रिलेशन एक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई है सबकी जो कार्डिनलिटी है, मतलब एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहां पर ये जो कार्डिनलिटी है, मतलब ये बताना चाह रहा है, ये जो इक्विवेलेंस क्लास है 1, इसकी जो कार्डिनलिटी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, 2, इसकी कार्डिनलिटी 2 है, इसकी कार्डिनलिटी 3 है। ठीक है, तो ये बता रहा है हर एक इक्विवेलेंस क्लास की जो कार्डिनलिटी है इक्विवेलेंस क्लास की वो कितनी है, 4। क्लियर। तो यहां पर क्वेश्चन किया इसने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आंसर। इसने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे हर एक इक्विवेलेंस क्लास में। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कार्डिनलिटी का मतलब पता है, कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हर एक इक्विवेलेंस क्लास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितने होंगे, 4। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका बी। बी इज द राइट आंसर, बिकॉज यहां पर ऑब्वियसली दिया हुआ है कि कार्डिनलिटी जो है हर एक इक्विवेलेंस क्लास की वो कितनी है, 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, C++ में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, एक फंक्शन है, ए फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ फॉर इट्स प्रोसेसिंग इज नोन एज। ये तो हम आई थिंक 10-12 से ही करते आ रहे हैं। कोई भी फंक्शन अपने आप को जो कॉल करता है उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फ्री के मार्क्स है ये। रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि अपने आप को कॉल करता है, जैसे कि फैक्टोरियल एक एग्जांपल हम लेते हैं। इनलाइन फंक्शन जो एक ही लाइन में होता है, नेस्टेड, जैसे इफ के अंदर इफ पार्ट हमारा होता है। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है, ठीक है, कई सारे फंक्शन बने होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम नेस्टेड फंक्शन। जैसे मान लो ABC नाम से कोई फंक्शन है। ओवरलोडेड फंक्शन क्या होता है, ओवरलोड में जहाँ पर हम फंक्शन को ओवरलोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर ओवरलोड भी होता है हमारा। इस टाइप से अलग अलग ओवरलोडिंग करते हैं हम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो रिकर्सिव फंक्शन होगा। ए फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ फॉर इट्स प्रोसेसिंग दैट इज नोन एज ए रिकर्सिव फंक्शन। क्लियर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये हमारा। राइट आंसर होगा डी। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसी तरह से मैं वीडियो को लेते आऊंगा और आपके जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।